नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी बहस का। और आज की बड़ी बहस होगी मैडम सर्जन एक्सपोज्ड, साजिश डी कोड। दिल्ली धमाकों की जांच का काम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, एक से बढ़कर एक आतंकियों की खतरनाक साजिशों का खुलासा हो रहा है। अब तक व्हाइट कॉलर टेरर कांड से सिर्फ 4 कारों के तार जुड़ रहे थे, लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट है कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी ऐसी कुल 32 कारों को तैयार कर रहे थे, जिनका इस्तेमाल 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद तोड़ने की करीब 3.5 दशक पुरानी घटना का बदला लेने के लिए होना था। लाल किला धमाकों की जांच कर रहे जांचकर्ताओं से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी धमाकों में विस्फोटक और बम ढोने या उनका विस्फोट के लिए इस्तेमाल करने के मंसूबे से 32 कार तैयार कर रहे थे। इसमें सोमवार को धमाके में इस्तेमाल हुई i20 कार भी शामिल थी। इसके अलावा एक मारुति सुजुकी ब्रेजा, मारुति स्विफ्ट डिजायर और एक फोर्ड इको स्पोर्ट कार बरामद हो चुकी है। इन सभी कारों का इस्तेमाल 6 दिसंबर को अयोध्या में हुई बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं बरसी पर आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए होना था। इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए डॉक्टर शाहीन ने भी पूरा टेरर ऑपरेशन तैयार कर रखा था, जिसका खुलासा होते ही यूपी एटीएस की रडार पर अब शाहीन की टीम डी तैयार है। ये टीम डॉक्टरों की थी। टीम डी में मौजूद थे शाहीन के डॉक्टर साथी, जो जैश को संदेश भेजते थे, तो उसमें भी कोड नेम चलता था। चैट बॉक्स में कोड वर्ड्स इस्तेमाल होते थे, जिसमें आतंकी को स्पेशलिस्ट कहा जाता था, जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट या फिर फिजिशियन। तो वहीं पैसे जुटाने को ऑपरेशन की तैयारी बोला जाता था। टीम डी के हर मेंबर को अलग काम होता था। कोई फंडिंग, कोई हथियार, कोई टारगेट सर्च करने का काम होता था। जैश के टॉप कमांडर से डायरेक्ट संपर्क में थी टीम डी। एटीएस ने शाहीन के फोन और चैट से टीम डी को डिकोड कर लिया है। ऑपरेशन हमदर्द से सैकड़ों लड़कियां खतरे में थी। अब एटीएस पूछताछ कर रही है। गिरफ्तारियां हो सकती हैं। आगे किन किन लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं, जांच एजेंसियों का शिकंजा किस किस की गर्दन तक पहुंच सकता है, अभी और टेरर डॉक्टर सामने आने बाकी हैं। आज इन्हीं सवालों के साथ हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे और कुछ सवाल भी होंगे। तो देखिए, ऑपरेशन यहां पर जिस तरह से ये पूरा चल रहा था, जो सर्च ऑपरेशन इस वक्त यहां पर चल रहा है, चाहे हम दिल्ली की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, जो ये पूरा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल यहां पर पकड़ाया है, व्हाइट कॉलर टेरर का, इनका इरादा बाबरी मस्जिद विध्वंस के 3.5 दशक पूरे होने का बदला लेना था। दिल्ली ब्लास्ट का ये बाबरी कनेक्शन सामने आ रहा है। इनका मकसद 6 दिसंबर को एक बड़ा हमला करने का था। तो कुछ सवाल भी हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के। बाबरी का बदला, 6 दिसंबर और 6 धमाके। दिल्ली धमाका, शाहीन का कहां कहां ठिकाना, उमर प्लस मैडम सर्जन, कितने डॉक्टर का टेरर ऑपरेशन, शाहीन की डी टीम सीरियल धमाके की थी साजिश। तो ये बड़े सवाल भी हैं जो आज की इस चर्चा के दौरान हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे, उनसे समझेंगे इस पूरे टेरर मॉड्यूल को। दिल्ली धमाका, शाहीन का कहां कहां ठिकाना। खास मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो ये जिस कोडवर्ड का ये इस्तेमाल करते थे, वो होता था स्पेशलिस्ट, यानी आई स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, फिजिशियन। ये इस तरह के कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे। तो कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम इस विषय को समझेंगे। दिल्ली धमाके की जो ये साजिश थी, अगर वो इस साजिश में कामयाब हो जाते तो फिर कैजुअलिटी कितनी होती, ये धमाका कितना बड़ा हो सकता था। उमर प्लस मैडम सर्जन, कितने डॉक्टर का टेरर ऑपरेशन, शाहीन की डी टीम सीरियल धमाके की थी साजिश। तो यहां पर सामने यह भी आ रहा है कि 32 कारें इस तरह की तैयार की जा रही थी। नंबर और 6 ही धमाके, क्या यह इरादा था इन आतंकियों का? और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। नरेंद्र, चूंकि देखिए अब तो बहुत सारी चीजें खुल के सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि जो ये पूरा
जो ये पूरी प्लानिंग थी, ये बाबरी विध्वंस को लेकर की जा रही थी। 6 दिसंबर की ये तारीख तय की गई थी, लेकिन उन्होंने काफी पहले ही इस पूरे वारदात को अंजाम दे दिया। यानी प्लानिंग बहुत बड़ी थी, बहुत पहले से चल रही थी और तारीख इन्होंने तय कर रखी थी 6 दिसंबर। देखिए अपूर्वा, ये लोग अपनी तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये जल्दबाजी क्यों किए, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जांच एजेंसियों को इसकी भनक लग गई थी, लगातार जांच एजेंसियां इनको फॉलो कर रही थी और इनको डर था कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हो जाएगी। क्योंकि एक महीने से, देव दीपावली के पहले से ही ये अलर्ट था कि उत्तर प्रदेश में भी ये अपना निशाना बना सकते हैं, ऐसी तैयारियां हैं, इसका इनपुट मिला है। इसके बाद राजधानी लखनऊ में भी एक पीसी की गई थी और बताया गया था कि दिल्ली को टारगेट करने का इनका इरादा है। जो 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे, उनके पास से उनके बयानों के आधार पर यह बताया गया था कि राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश है, और आखिर में वही हुआ। और लगातार जिस तरीके से तमाम गिरफ्तारियां की गई और ये कार्रवाई पहले से चल रही थी, तो इसी का नतीजा हुआ कि जल्दबाजी में इन्होंने ब्लास्ट किया। और इसके बाद जब एजेंसियों ने और जांच की, जो कुछ लोग पकड़े गए, तो जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा, वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसका नेटवर्क पूरे देश में पाया जा रहा है। जिस तरीके से डॉक्टरों की एक बड़ी टीम थी और जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश, तमाम जगह से गिरफ्तारियां हो रही हैं और इनका एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो चुका था। और 6 दिसंबर को बड़ा धमाका करने वाले थे, कई स्थानों पर ये धमाका करने वाले थे। दर्जनों गाड़ियां खरीद ली गई थी और अलग अलग जगह पर ये टारगेट करने वाले थे। तो कहा जा सकता है कि पूरे देश को दहलाने की इनकी बड़ी साजिश थी, जिसे जांच एजेंसियों ने नाकाम किया है। और अभी लगातार जांचें चल रही हैं, हर जगह पर अलर्ट है। अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर भी जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं, एटीएस है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। और जो डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है, जो महिला की गिरफ्तारी हुई है, उसके घर पर लगातार निगरानी की जा रही है और अलग अलग जगहों पर छापेमारी और इनकी सर्चिंग की कार्रवाई की जा रही है। तमाम नेटवर्कों को खंगाला जा रहा है। निश्चित तौर पर जांच एजेंसियों को एक बिल्कुल बड़ी नरेंद्र, सफलता देखिए मिली है तमाम और नेटवर्क उम्मीद की भी जा रही है खंगाले जा रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं शाहीन की डी टीम को लेकर, तो क्या ये जो नेटवर्क था ये सिर्फ दिल्ली तक तो नहीं फैला था? क्योंकि इनके निशाने पर अयोध्या भी, इनके निशाने पर काशी विश्वनाथ मंदिर भी था। देखो, जिस तरीके से एजेंसियों को अब ये जानकारी मिली है, ये खुलासा हुआ कि 6 दिसंबर को ये घटना को अंजाम देने वाले थे। निश्चित तौर पर ये राम मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है और अयोध्या का मामला एकदम सुर्खियों में था। पहले भी इस बात की भनक आई थी, मीडिया में भी खबरें आई थी और जांच एजेंसियों को भी इस मामले में जानकारी मिली थी, लेकिन इसका खुलासा नहीं किया गया था, केवल दिल्ली को बताया गया था। तो इस तरीके से इसका जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ेगा, इनके पूरे नेटवर्क का खुलासा होगा। लेकिन कई जगह ये धमाके करने वाले थे और एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे। क्योंकि अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इसके बाद भी और गिरफ्तारियां होंगी। जांच एजेंसियां लगातार इस पे काम कर रही हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिल रही हैं, जो तमाम सबूत मिल रहे हैं, जो गिरफ्तार किए गए हैं, हिरासत में लिए गए हैं, उनके जो बयान लिए जा रहे हैं, उससे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हो रहा है, जिसमें विदेशी फंडिंग का भी मामला सामने आ रहा है। और सरकार ने ये मान भी लिया है, जांच एजेंसियों ने माना है कि ये आतंकी घटना थी, आतंकी साजिश थी। इसका एक बड़ा नेटवर्क है, इसको लेकर लगातार जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। जी अपूर्वा। बिल्कुल नरेंद्र, चूंकि देखिए जिस तरह से अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पूरी कार्रवाई, ये जो पूरा इनका मॉड्यूल था, ये सिर्फ दिल्ली तक तो नहीं था, ये उत्तर प्रदेश में भी था। और एटीएस देखिए लगातार उत्तर प्रदेश के कई ऐसे बहुत सेंसिटिव जोन है, बहुत ऐसे सेंसिटिव जिले हैं जहां पर इस वक्त एटीएस काम कर रही है। क्या और भी गिरफ्तारियां होने की ऐसी आशंका, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं? बिल्कुल, जो इनके स्लीपर सेल हैं वो जगह जगह पे मौजूद हैं और जिस तरीके से जांच चल रही है और नाम सामने आ रहे हैं, जो हिरासत में लिए गए हैं वो सुराग दे रहे हैं, वो बता रहे हैं। और साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उनके सर्विलांस के जरिए जो आंकड़े आ रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर जांच एजेंसियों की निगाह उन तमाम लोगों पर है जो इस मामले में संलिप्त हैं और उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश से भी गिरफ्तारियां होंगी, देश के अलग अलग कोनों से भी गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि जांच
जांच एजेंसियों को बहुत बड़े सबूत हाथ लगे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जांच एजेंसियां इनके पीछे लगी होंगी और बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि जो 2 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों के खरीदे जाने की बात हुई थी उसमें कई गाड़ियां पकड़ी भी गई हैं और अभी जो विस्फोटक भारी मात्रा में जगह जगह पर स्टोर किया गया है उसको भी रिकवर करना है, साथ ही उनके जो स्लीपिंग मॉड्यूल हैं उनको भी पकड़ना है। तो इस तरीके से जांच एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं, कहीं पर और ऐसी आतंकी साजिश को अंजाम न देने पाए, इसलिए पूरे नेटवर्क को देखते हुए जगह जगह पर अलर्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट है, दिल्ली में भी अलर्ट है और तमाम प्रदेशों में अलर्ट है और खुफिया एजेंसियां अपनी जानकारी जुटा रही हैं और लगातार उनके जो सहयोगी थे या उनमें मिलकर काम कर रहे थे उन सब पे जो है निगाह बनाए हुए है और लगातार गिरफ्तारियों का दौर चलता रहेगा। अपूर्वा। बिल्कुल नरेंद्र, देखिए गिरफ्तारियों का दौर चल भी रहा है और अब तक इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो कई अलग अलग जिलों से, कई अलग राज्यों से अब तक 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कई लोग इस वक्त पुलिस की हिरासत में भी हैं जिनसे लगातार ये पूरी जो पूछताछ है वो हो रही है। जो नाम यहाँ पर सामने आ रहा है शाहीन, डॉक्टर शाहीन करके जो नाम सामने आ रहा है, जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे जब आप इस सवालों को ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्या लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है? क्योंकि ये सभी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग थे, डॉक्टर जिन्हें धरती का भगवान ये लोग अब तक हम लोग मान रहे हैं, तो क्या रिएक्शन लोगों का इस पूरे विषय को लेकर आता है? देखिए अपूर्वा, ये पूरे सुनियोजित तरीके से काम करते हैं। कहीं पर भी आतंकी पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनके घर पर पुलिस और एटीएस और जांच एजेंसियां छापा डालती हैं, पूछताछ करती हैं, मीडिया भी वहां जाती है। लेकिन जब आसपास के लोगों से पूछा जाता है या उनके परिजनों से बात की जाती है तो सभी यही कहते हैं कि उनका बेटा, उनकी बेटी, उनकी बहू इस मामले में संलिप्त नहीं थी, वो नौकरी करने गई थी या नौकरी कर रहे थे। इसी तरीके की बातें राजधानी लखनऊ में भी आ रही हैं कि उनका परिवार से कोई वास्ता नहीं था, ऐसा ये परिवार ऐसा था कि पड़ोसी को भी भनक नहीं लगी कि इस तरीके की गतिविधियों में उनके फैमिली मेंबर का कोई सदस्य जो है शामिल है। तो इस तरीके की बातें आती, लेकिन जांच एजेंसियां लगातार यहां पर जो पहुंच रहे हैं उन सारी चीजों की जानकारी जुटा रही हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नरेंद्र, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी चर्चा के खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक एक करके उनका एक बार सभी मेहमानों से परिचय अपने दर्शकों का करवा देते हैं। अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी हैं। अशोक कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अली शाह साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व आईपीएस हैं। ज्ञान प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है। और निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़ चुके हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। निपुण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अली शाह साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि अब यहाँ पर जो ये परत दर परत ये चीजें खुल के सामने आ रही हैं। 32 कारों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि जिनमें बम फिट करने की तैयारी थी। अब आपको ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो ये पूरा प्रोसीजर है, अब ये आपको क्या कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन जैसा नहीं लगता कि 32 कारों को तैयार किया जा रहा था? निशाने पर 6 दिसंबर की तारीख थी, बाबरी मस्जिद विध्वंस। जी देखिए, बात ऐसी है कि क्योंकि इनका प्रोग्राम काफी लंबा था, काफी लंबा प्रोग्राम। देखिए, ये 2022-23 में तुर्की भी जा चुके थे। इनके इरादे, इनके नापाक इरादे थे, मंसूबे इनके अलग थे। तो इसमें तो बिल्कुल कोई शक की बात नहीं कि एक एक लीड को, मैं तो कहूंगा कि टेक्नोलॉजी के जरिए, टेक्नोलॉजी का यहाँ पे अहम इस्तेमाल होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के जरिए एक एक चीज उनकी ट्रेस की जाए, एक एक मूवमेंट। और बाकी जो इतनी गाड़ियां निकल कर आई हैं कि इनका भी ये देखिए, एक मैंने यहाँ पर पूर्व आईपीएस के अधिकारी हैं, मैं बताऊंगा कि मैंने एक चोर को पकड़ा था 10 साल पहले। मेरे को एक कॉम्बिनेशन भी मिला महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र पुलिस से। जब उस चोर को पकड़ा तो उस 48 एफआईआर उसके नाम पे दर्ज थे। वो बहुत बड़ा मोस्ट वांटेड चोर था वो। तो क्योंकि एक को पकड़ा तो इतने सारे केसेस खुले, खुलासे हुए। पता नहीं कितने केसेस इनके ऊपर ऑलरेडी ये इनके इन्वॉल्वमेंट रही होगी, या कितने इसमें ये आगे नापाक मंसूबों को अंजाम देने वाले थे। तो मैं कमेंट करता हूं, पहली बात तो ये है कि हमारी सुरक्षा एजेंसीज जो हैं, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, सुरक्षा बलें, आर्मी बड़ा अच्छा काम कर रही है, हर कोई पैरामिलिट्री अच्छा काम कर रही है। हम जितने इतने सारे इन्होंने बॉम्ब प्रिएम्प्ट करे, ये बॉम्ब ब्लास्ट होने प्लान थे, उन्होंने रोके उनको।
तो जाहिर सी बात है कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो काबिल तारीफ है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहूंगा जितने भी हैं नापाक मंसूबों के साथ अब सबके छिट्टे पिट्टे खुलने वाले हैं, और जितने भी नापाक वाले लोग हैं ज्यादा दूर नहीं जा सकते अभी हमारे से। जी ठीक है, बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी, क्योंकि अब देखिए सर, एटीएस ने शाहीन के पास से बहुत सारे, उसकी चैट में से बहुत सारे कोड नेम्स हैं, स्पेशलिस्ट ऐसे कोड नेम्स हैं जिनका वो इस्तेमाल कर रही थी। अब इस तरह के जो कोड नेम्स होते हैं, क्या ये एक एविडेंस के तौर पर बहुत मजबूत होते हैं कोर्ट में, ये साबित करने के लिए कि इस शख्स का कनेक्शन आतंकियों से है या उनके संगठन से है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इसको डिकोड करने के बाद हमें लिखने का तरीका होता है, शब्दों के चयन का बड़ा। देखिए, विवेचना को बहुत नहीं मानता, कहता है कि हम विवेचना के आधार पे कोई कोर्ट हम फैसला नहीं करते, हम अपने परसेप्शन पे करते हैं। बिल्कुल गलत बात है। चाहे कोई भी न्यायालय हो, उसको विवेचना पर ही निर्णय करना होता है। विवेचनाओं में शब्द चयन और प्रमाणन, जो प्रमाण होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, बड़े पुख्ता होने चाहिए। अब इन्होंने एक बना रखा है ये कि हमारा कोड ये है, हम ऐसे करेंगे। कोड कहेगा हो सकता है ऐसा ही वो कर रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि इनके फला फला लोगों ने, इन्होंने नहीं, इनके फला फला लोगों ने जिन्हें मैंने पकड़ा है, अपने बयान में ये बताया है कि ये इसलिए होता था। उसके बाद इनके पास कुछ एविडेंसेस इनके मोबाइल में होते हैं, लैपटॉप में होते हैं, कुछ चैट में होते हैं। ये सारे के सारे उसको सर्टिफाई करा करके उसको देना पड़ता है। अभी काम देखिए, अभी आपको गवाह मिले कहाँ है? अभी गवाह मिलने की तैयारी हो रही है। अभी तो 36 ड्राइवर खोजने, गाड़ी पता चल गई 36 गाड़ी थी, तो 36 फिदाइन ड्राइवर को पता करना वो कौन थे, उनके साथ 36 कौन लोग बैठ करके आते हैं। अभी तो उस पर भी बहुत काम करना है। इस 36 के अलावा वो 64 लोग भी जो इनको सेल्टर देते, उनका भी पता करना है। उसके अलावा 128, यानी मैं दुगना करता जा रहा हूँ, इनके सपोर्टर्स चाहिए, वो कहाँ हैं? इनके 286 पिच क्यूरेटर कौन है, जो इसकी जमीन तैयार करने वाले लोग हैं, वो कौन है और कहाँ के हैं? इसी तरीके से आप संख्या बढ़ाते हैं, सीमा पार, सीमा के अंदर वो कौन लोग हैं? ये सारे लोग हमारे एविडेंस बनेंगे। इन्हें पकड़ेंगे ना, तब एविडेंस बनेगा, मजबूत एविडेंस बनेगा। नहीं तो कोर्ट क्या करेगी? रामपुर केस की तरह उड़ा के छोड़ देगी। कितना दुख मुझे बताइए आप। एक पुलिस अधिकारी को आप देखिए, अशोक जी बैठे हैं, शाह साहब बैठे हैं, जब रामपुर के उसको छोड़ दिया कि भाई इसमें गलती तो पुलिस की थी, आपने कोर्ट में तैयारी नहीं की, उनका शिनाख्त परेड नहीं कराया। ये कोई भी चूक होनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ही एक्सपर्ट विवेचकों की टीम इसमें लगाई जाए और कोई चूक न होने पाए। मैं एज एसपी क्राइम, मुझे याद आ रहा है, उस केस का नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला था। मैंने अपने विवेचकों की एक टीम बनाई और उससे मैं खुद उसकी स्क्रूटनी करता हूं। एक एक शब्द का चयन अच्छा होना चाहिए। शब्द का चयन हुआ तो वकील साहब लोग फिर उल्टा देंगे सारा केस, ये सारे के सारे बच जाएंगे। तो आपका सवाल जो है ना, बड़ा पिकुलियर सवाल है। कोई जल्दी इस तरह का सवाल पूछता नहीं है, उनके दिमाग में नहीं जाता। आपने पूछा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो हम जब तक कि इसके प्रमाणन के लिए, इसके पूरे परसेप्शन को समझने के लिए, इनकी सारी चीजों को डिकोड करके, सारे बयानों के साथ जोड़ करके जब तक नहीं रखेंगे, तब तक नहीं माना जाएगा। एक चीज और जी, उनसे ये पूछा जाएगा कि ये चैट आपको इसी नंबर से मिला था, तो कहेगा हाँ, तो उस चैट का प्रमाणन होना चाहिए, सर्टिफाई कर दे इस मोबाइल से, इस नंबर से, इस नंबर। ये बहुत लंबा काम होता है। मुझे लगता है कि इतनी मोटी फाइल बना दी जाए, उसकी प्रेस इतनी छोटी बना दी जाए कि न्यायालय को इन्हें सजा देने में किसी तरह की कोई दिक्कत और कोताही ना हो। अब अगली बात, जो एक छोटी सी बात सुन ले प्लीज, छोटी सी बात सुन ले। और जब हमारा केस कोर्ट में जाए तो बहुत ही धुरंधर टाइप के हमारे जो ज्वाइंट डायरेक्टर्स होते हैं, एसपीओज होते हैं, बाहर के कुछ वकीलों को भी हम बाहर के वकील को भी हायर कर सकते हैं। सरकार उसका पैसा देती है, बड़ी तैयारी के साथ जाए। और सरकार एक काम और करे, इस पूरे इस तरह के प्रकरण को एक अलग न्यायालय का गठन करके इसमें सुनवाई करें, अलग कर दें बिल्कुल, कि नहीं एक हमारा जो है राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, अलग करके सुनवाई करें, फिर उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक बड़ी जबरदस्त पैरवी की जाए। नहीं तो बड़ा जनाक्रोश होगा। और बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। बिल्कुल सर। अशोक कुमार जी हमारे साथ हैं, पूर्व डीजीपी हैं। अशोक सर, आपको लगता है जो ये टीम डी, व्हाइट कॉलर टेरर, अब ये सब कुछ एक नई यूनिट के तौर पर निकल रही है, एक बड़ी चुनौती भी है पुलिस के लिए, एक बड़ी चुनौती है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि ये टेरर का एक नया मॉड्यूल है, एक नया मॉडल है? देखिए, नया मॉडल जरूर है,
नया मॉड्यूल जरूर है, पर ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो। जी। पहले भी देश में इस तरह के सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। ये पूरी तरह से सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग थी, जैसा अभी ज्ञान प्रकाश जी भी कह रहे हैं, बाकी लोगों ने भी कहा है। और उसको लकीली हम लोग टाइम रहते जो है क्रैक कर पाए। इसीलिए चूंकि अब उमर को ये क्लियर हो गया कि अब उसको पकड़ा ही जाना है। इंटरोगेशन से हर आदमी डरता है कि पुलिस पूछताछ करेगी और 10 राज उगलवाएगी। तो इसलिए इसके आकाओं ने कहा कि भाई तेरा खत्म होना बेहतर है, और खत्म हो ही रहा है तो जाते जाते कुछ कर जा। तो इसलिए ये घटना कर दी है इन्होंने प्री मैच्योर। अब ये जरूर है कि अब हमारी सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि जितना बड़ा ये नेटवर्क था, जी। चाहे वो 6 दिसंबर की प्लानिंग थी, जो भी थी, इसकी तह तक जाना है। और ये एक दसियों स्टेट्स में फैला होगा। ये बम धमाके जो है ना, खाली ऐसा नहीं है कि दिल्ली तक लिमिट रहते हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या, मुंबई कई जगह जा सकते थे। तो हर जगह की पुलिस को, हर जगह की एटीएस को, इंटेलिजेंस को, एनआईए तो है ही है, पूरे इसकी जड़ तक जाना है। इसमें एक 10-20 नहीं, इसमें 100-200-500 लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी। क्योंकि जिस तरह से जैस की प्लानिंग है, ये ऑपरेशन सिंदूर का फॉल आउट भी कह लीजिए, जैस बिल्कुल, बिल्कुल। को सबसे बड़ी क्षति पहुंची थी। तो इसलिए ये सब हो रहा है। और एक आपका जो सवाल था, जो ज्ञान प्रकाश जी ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है, वो ये था कि ये कोड वर्ड कैसे कैसे न्यायालय में जो है कैसे सरवाइव करते हैं। सिंपल सी बात है, कोड वर्ड के को लिंक करने के लिए कुछ तो एविडेंस हम लाएंगे ना। जो इन्वेस्टिगेटर है, आईयू है, पुलिस है, या एनआईए है, तो उसको कहीं ना कहीं से हम लिंक करेंगे कि ये कोड वर्ड इसके इसके साथ इस वजह से जुड़ा हुआ है। उसके मोबाइल नंबर से जुड़ा हो, वो किसी की बातों में आएगा, किसी के बयानों में आएगा, कहीं ना कहीं से लिंकिंग एविडेंस देंगे। ऐसे तो हवा में कोर्ट कोई ना कोई लॉजिक होगा ना कि भाई जी, हम जी। ये आदमी इस कोड पे, ये आदमी इसलिए यहाँ पे आया हुआ है। बिल्कुल सर, यानी उसी कोड वर्ड को आप कितनी मजबूती के साथ कोर्ट में रख रहे हैं, कितनी मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं, ये इस पे डिपेंड करती है। निपुण और जी। लिंकिंग एविडेंस कितना स्ट्रॉन्ग है जी। उस पर डिपेंड। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। निपुण जी, देखिए सर, अब इसमें एक बार फिर से जैश ए मोहम्मद का नाम आ रहा है, या फिर यूं कहें कि ये पूरी तरह से पुख्ता हो गया है। अफगान पाक नेटवर्क आप इसमें फिर से देख रहे हैं क्या, जो एक्टिव हो गया है? हाँ, देखिए, अफगान और पाक के नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो मेनली आप सब पाकिस्तान का ही नाम लीजिए। देखिए, आज की डेट में जो अफगान नेटवर्क हम लोग बोलेंगे, तो अफगान नेटवर्क में हम देखेंगे तो टीटीपी का रोल पाकिस्तान में आप देखेंगे। जी। और टीटीपी तो खुद पाकिस्तान से आपका क्या कर रही है, फाइट कर रही है। जैश ए मोहम्मद की हम बात करें, लश्कर तैयबा की बात करें, ये बेसिकली जो है पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, कुछ ऐसे ग्रुप्स जरूर है अफगानिस्तान में जो जैश ए मोहम्मद या लश्कर तैयबा को सपोर्ट जरूर करते हैं, लेकिन तालिबान के होने के कारण वहां पर किसी प्रकार का अभी दबदबा नहीं चलता। वो बात अलग है कि पाकिस्तान की पूरी कोशिश ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो, आईएसआईएस हो, ये सब आपके एक्टिव हो, ताकि तालिबान को एक काउंटर बैलेंस पाकिस्तान कर सके। लेकिन कुल मिला के हम ये जरूर कहेंगे कि जैश ए मोहम्मद और आपका लश्कर तैयबा जो जैसे संगठन जो है वो पाकिस्तान बेसी हैं। और निश्चित रूप से आप जो कहा कि बिल्कुल कनेक्शन, देखिए अभी हमारी सरकार के द्वारा तो स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया और ना ही किसी संगठन के द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई, लेकिन ये तो बात फैक्ट है कि आतंकवादी घटना करने वालों का देखिए कोई ना कोई मकसद होता है। आतंकवाद कोई भी घटना करेगा तो उसका कोई मोटिव होता है। तो मोटिव किसका होगा हमारे यहाँ पर आतंकवादी घटना कराने का? पाकिस्तान का ही होगा, ये बात स्पष्ट है। या पाकिस्तान बेस्ड जो आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका होगा। और ये बात भी सही है कि लश्कर तैयबा हो या आपका जैश ए मोहम्मद हो, वो पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे सबूत बलूचिस्तान के हम देखें तो बलूचिस्तान के बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज ने इस प्रकार के बहुत सारे सबूत दिए हैं, बहुत सारे आर्टिकल भरे पड़े हैं कि सेना और जैश ए मोहम्मद मिलकर काम करते हैं बलूचिस्तान के अंदर। तो ये मान सकते हैं कि जो पाकिस्तान की सेना जैश ए मोहम्मद है वो भारत के अगेंस्ट भी मिलकर काम कर रही होगी। और हमने तो खुद कहा, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर जब हमने किया, उसके बाद जिस प्रकार से आतंकी मरे और आतंकियों के नमाजे जनाजे में जाके शामिल हुए पाकिस्तान की सेना के बड़े बड़े अधिकारी, तो खुद ये बात खुलकर सामने आ गई कि पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद को सपोर्ट करती है। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हमने वर्ड यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार हम लोग जो ध्यान ये रख रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक बात आपने और देखी होगी, जिस दिन हमारे यहाँ धमाका हुआ उससे अगले दिन खुद पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में कराया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अफगानिस्तान के बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स पर
बहुत सारे एक्टिविस्ट का कहना ये है कि पाकिस्तान ने ऐसा जानबूझकर कराया। हालांकि ठीक है, जानबूझकर कराया नहीं कराया ये बात अलग बात है, पर ये बात फैक्ट है कि अंतोगत्वा जो तार आपको मिलेंगे वो निश्चित रूप से आपको पाकिस्तान से मिलेंगे। और पूर्वज में एक बात को बार बार नोट कर रहा हूं, जी। आपको याद होगा जब परवेज मुशर्रफ पावर में आए थे पाकिस्तान के अंदर, तो परवेज मुशर्रफ के पावर में आने के बाद, होलसेल पावर में आने के बाद आपने देखा हमारे पर पार्लियामेंट्री अटैक हुए, बड़े बड़े अटैकों की श्रृंखला वहां शुरू हुई थी। तो आप देखिए 27वां संविधान संशोधन पाकिस्तान में किया गया जी। और उसको करने के बाद मुनीर को फुल फ्लेज पावर वहां पर दी गई। तो मुझे लगता है कि इस तरह का प्रिपरेशन हो सकता है और एक बड़े धमाके करने की साजिशें थी। ये बात जरूर है, देखिए होता क्या है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज 100 बार ही सफल होनी चाहिए तभी धमाके रुक सकते हैं। बिल्कुल। 99% उन्होंने फेल किया, उनकी बात चर्चा नहीं हो रही है। मैं देखता हूँ कई बार कहते हैं सिक्योरिटी फेलियर्स था। आप देखिए 3000 किलोग्राम करीब एक्सप्लोरेशन जो था वो पकड़ा गया। अगर वो 3000 किलोग्राम ही यूज हो गया होता तो हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा व्यापक रूप होता। लखनऊ बात छोड़िए, आप दिल्ली देखिए, फरीदाबाद, सहारनपुर, जम्मू कश्मीर, देश के किस किस कोने में करने की साजिशें थी। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तैदी कह लीजिए कि उन्होंने इस बिल्कुल प्रकार की बिल्कुल घटना निपुण को जी, ये नाकाम हमारे कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का ही, ये उनकी कार्यवाही का ही ये नतीजा है कि जो ये कैजुअलिटी है ये इतनी ज्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि जितनी भी हुई है वो भी निंदनीय है, वो भी दुखदाई है। लेकिन जिस लेवल पे उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी, 6 दिसंबर की जो तारीख उन्होंने तय कर रखी थी, वहां तक वो नहीं पहुंच पाए, वो नहीं कामयाब हो पाए। नरेंद्र यादव को मैं रुक करूंगी, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं तमाम अपडेट के साथ। नरेंद्र, जब आप ग्राउंड पर लोगों से बात कर रहे हैं इस पूरे आतंकवाद मॉड्यूल को लेकर, जब आप लोगों की प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं, तो डॉक्टर्स को लेकर अब लोगों के क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से नेटवर्क जुड़ा, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद राजधानी लखनऊ का नाम आया, तो कहीं ना कहीं लोग जो है ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि इसमें अब ऐसे पढ़े लिखे लोग शामिल हो रहे हैं, ऐसे बड़े पदों पर बैठे लोग शामिल हो रहे हैं जिनकी जांच जरूर होनी चाहिए। अभी तो डॉक्टरों का निकला है, बहुत सारे इंजीनियर भी इस मामले में दूसरे मॉड्यूल तैयार होते रहते हैं, लगातार इनका काम चलता रहता है। सभी लोग ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ये बौखलाहट है और इसकी वजह से पाकिस्तान का जो नेटवर्क है टेररिस्ट का, उन्होंने भारत को टारगेट करने की योजना बनाई और लगातार जांच एजेंसियां इसमें काम करती रही। अपूर्वा, अगर पिछले 1 महीने की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से ऐसे संकेत आने शुरू हो गए थे कि कहीं ना कहीं टेरर गतिविधियां करने की फिराक में हैं और आतंकी साजिशें यहां पर चल रही है, क्योंकि जांच एजेंसियां लगातार काम कर रही थी। एमपी से गिरफ्तारी हुई थी, दिल्ली से गिरफ्तारी हुई थी। उसी समय हो चला था कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मंदिरों को टारगेट करने की बात हो रही है और दिल्ली को भी निशाना बनाया जाएगा। और जैसे कि तमाम हमारे डिबेट में जुड़े हुए लोग भी काफ़ी जानकार हैं, वो भी बता रहे हैं कि ऐसा था और ये सफलता है जांच एजेंसियों की, खुफिया एजेंसियों की, कि इसको जो है एक छोटा मतलब एक घटना हुई और उसके बाद इसको ट्रेस आउट किया गया, लगातार ये कर रही थी। तो कहीं ना कहीं ये आतंकी जो घटना हुई बौखलाहट में हुई, जल्दबाजी में हुई, क्योंकि जांच एजेंसियां एटीएस इनके पीछे लगी हुई थी और इनको भनक लग गई थी कि हम पकड़े जाएंगे। इसी का नतीजा है कि जल्दबाजी में किया। अगर कुछ समय और बचता तो हो सकता था जांच एजेंसियां इनको पहले ही गिरफ्तार कर लेती और ये जो एक विस्फोट हुआ ये भी ना हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र, चूंकि अब लगातार जांच एजेंसियां और भी ज्यादा सतर्क हो गई हैं किसी भी तरह के इनपुट को लेकर। मेजर साहब, आपसे एक चीज यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, क्या अब उन्हें जो साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग है या इस प्रोफाइल के जो लोग हैं उन पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है? क्योंकि डॉक्टर शाहीन के बारे में अगर हम बात करें या फिर तमाम जो आतंकी इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, उनके अगर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा संदिग्ध दूर दूर तक नजर नहीं आता है अगर उनके ये पूरी कार्रवाई अगर ना हुई होती तो। देखिए, कहा जाता है कि अगर चैन सोना है तो जाग, और अपनी हिफाजत जो है, अपने आसपास की हिफाजत केवल पुलिस या रक्षा बलों की जिम्मेदारी ही नहीं है, हमारी स्वयं जिम्मेदारी भी है।
आप जब बात करते हैं कि हमें अगर शक किसी पे भी होता है, हमें फौरन तुरंत इसके बारे में आगे रिपोर्ट करना चाहिए। जी। क्या होता है, अक्सर हमें शक हुआ लेकिन हम ढीले पड़ गए, नहीं यार ऐसा नहीं है, कुछ नहीं, उस चक्कर में हम मार खाते हैं। हमें शक हुआ, कोई बात नहीं। जी। मेजर साहब, मैं माफी चाहूंगी पर आपके ऑडियो के साथ कुछ दिक्कत चल रही है सर, शायद नेटवर्क इशू है। मैं दोबारा आपके पास वापस लौटूंगी। सवाल अब मेरा यहाँ पर हमारे पूर्व आईपीएस सर से है, ज्ञान प्रकाश जी से। सर, जो सीधा कनेक्शन हम यहाँ पर शाहीन का देख रहे हैं जैश ए मोहम्मद के साथ है, तो क्या अब इसे इस तरह से समझा जाए कि लोकल और इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क दोनों एक साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, या फिर शाहीन इन दोनों के लिए काम कर रही थी? अपूर्वा जी, कल मैं आपके चैनल पे था और मैंने एक बात आपसे कही थी, अगर आप उसको अंडरलाइन करेंगे तो कुछ ऐसी बात अभी डीजी साहब ने भी कही है। जी। देखिए, मैंने कल कहा था ये लड़ाई धन और धर्म की है और दोनों को मिक्स कर दिया गया है। मैंने कल आपसे कहा था, अब ये डॉक्टर को बोला गया, अब तो सारा चीज पकड़ा गया, किसी तरह ये प्रकार तू ही अपनी जान दे दे, कुछ तो कर दे। ठीक यही काम पाकिस्तान के साथ हो रहा है कि कुछ तो कर, भारत उथल पुथल फैला, तो फैला कौन रहा है? यहाँ लड़ाई धन की हो रही है। भारत आर्थिक रूप से चौथी शक्ति बन चुका है, किसको किसको खटक रहा है। मैं स्टूडेंट था उस समय, क्लास हमारे एक सर ले रहे थे, मैं नाम भूल रहा हूं उनका। उन्होंने कहा था कि सीआईए और आईएफबी 100 साल की पॉलिसी लेके चलते हैं कि 100 साल में उस देश में ये कर देना है, और इसी योजना के तहत रूस का भी खंडन करा दिया, लेकिन वो बहुत जल्दी हो गया, इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं। क्या आप सोचते हैं भारत के लिए कोई ऐसे, देखिए हमारे राजनयिक निपुण जी बैठे हुए हैं, ये बहुत सी बातें लोग नहीं बताएंगे, कोई कारण होता है, हमें बताने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं एक सामान्य व्यक्ति हो चुका हूं, एक नागरिक हो चुका हूं। ऐसा ये लोग कर रहे हैं, मानिए, हिम्मत नहीं किसी की कहने की, किसी राजनेता की हिम्मत नहीं कहने की, लेकिन जनता तो कहेगी ना। जनता, देखिए जनता से अधिक, मैंने कल फिर कहा था कि जनता से अधिक कोई नहीं जानता, नहीं जानती, आईटी भी नहीं जानती, ये सब मार्केट में सारी चीजें न्यूज में रहती है। तो आर्थिक रूप से अमेरिका हिल रहा और भारत मजबूत हो रहा है, आर्थिक रूप से बहुत जल्दी चाइना भी हिलने वाला है। भारत चौथे पे है, चलिए चौथे पायदान पे है, तो बहुत नीचे था चौथे पायदान पे, ये इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो कैसे क्या करें? यहाँ उथल पुथल पैदा कर दो कि बाहर की कंपनियां यहां आकर इंडस्ट्री ना बैठा पाए। ये अभी गूगल और ये माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सारे लोग अपने सारे ऑफिस यहाँ खोल रहे हैं, सारी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यार इनका खोलने दो, क्योंकि वहां पर कमजोर हो रहे हैं। टैरिफ लगा दो, ये लगा दो, दुनिया भर के आयात रोक दो, ये लड़ाई ये है। आप बार बार पाकिस्तान मत करिए, पाकिस्तान का भी एक बाप है, हिम्मत नहीं कर रहा कोई कहने की। पाकिस्तान की क्या औकात है पाकिस्तान की, आप बताइए। बुरा ना मानिए, 57 देश भारत का मिलकर अगर आक्रमण करे क्या कर लेंगे आप बताएं ना। इस समय आज की तारीख में हमारे शाह साहब बैठे, शाह साहब आप बताइए क्या बिगाड़ लेंगे ये लोग, सारे लोग, 60 लोग देश मिलकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और भारत चाहेगा तो उनको नेस्तनाबूद कर देगा। लड़ाई धन की है, धन की है। धर्म को आप किनारे करिए, धर्म तो इसलिए बनाया जा रहा है कि ये बहुत जल्दी बहक जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। 6 दिसंबर की याद दिला दिया, अयोध्या की याद दिला दिया, मथुरा की याद दिला दिया, उस दंगे की याद दिला दिया, ये बहकने वाले लोग हैं। इनके नाव में खुद ब्लास्ट रखा हुआ है, जिस नाव पे बैठे हैं ये आतंकी, ये बहकने वाले लोग, इनमें नीचे खुद ही बम लगा रखा। वो बम कौन लगा रहा है आप पूछिए, निपुण जी बताएंगे, इनको अनुभव होगा। जी। अब आज निवेदन करूंगा, हिम्मत के साथ बताइए कि कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है? क्या पाकिस्तान की खुद की इतनी ताकत है? आप कल्पना करिए, खुद की ताकत है। अच्छे परिप्रेक्ष्य में उदाहरण दे रहा हूं, क्या सुग्रीव की इतनी हिम्मत थी कि बाली सिंह को ललकार लेता? ये अच्छे परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं, खराब परिप्रेक्ष्य में बोल दे रहा हूं आप। जी। पाकिस्तान की इतनी हिम्मत, ये औकात है, इतनी हैसियत है, दम है, सेना है, मनोबल है, तैयारी है, आप बताइए है? एक जने कह रहे हैं हमने दोनों का युद्ध रुकवा दिया, तो ये भी रुकवा दो ना, उनको डांट दो भाई, एक दिन बुला के सबको डांटो। मुनीर ये सब क्या कर रहे हो भारत में? भारत हमारा दोस्त है, वो कह नहीं सकते, उनको मालूम है ये चौथी नहीं, बहुत जल्दी तीसरी शक्ति बन जाएगा, दूसरी बन जाएगा, वो बिल्कुल उनकी हालत खराब हो जाएगी। लड़ाई धन की है, धर्म की आड़ में धन लड़ रहा है। आप मेरी बात को मानिए, सारे राजनेताओं के मुंह में घुसेड़ के ये बात निकलवाइए
बहुत से नेता इनसे वित्त पोषित है, बहुत से राजनेता इनसे वित्त पोषित है, बहुत से वकील इनके वित्त, मैंने आपके चैनल पर सब बताया, पूरी टीम बताई। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जबरदस्त टॉकर्स है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। किसी भी राजनेता से पूछिए, अगर मेरी बात गलत कहेगा तो मैं कभी किसी चैनल पर नहीं बैठूंगा और दंड के लिए खुद आपके सामने अपने आप को समर्पित कर दूंगा। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास ज्ञान प्रकाश जी, और आप ही के सवाल के ही साथ मैं अशोक जी का यहाँ पर रुख करती हूँ। इसी चीज को एक अलग तरीके से यहाँ समझते हूँ उनसे। सर, अभी जैसा कि ये जो पूरा मॉड्यूल है सिंबॉलिक टेरर के तौर पर आप इसे देख रहे हैं, क्योंकि ये भी जो जानकारियां मिल रही हैं कि ये बदले की भावना से की जा रही पूरी ये कार्रवाई थी, ये पूरा आतंकी जो प्लानिंग थी ये तय की गई थी। मसूद अजहर, जो उसके परिवार के आधे लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खत्म कर दिया गया, जो वहां पर एक महिलाओं की विंग तैयार कर रहा था, तो ये सिंबॉलिक टेरर है या बदले की भावना है? देखिए, ये एक सिंबॉलिक टेरर नहीं है, ये फुल फ्लेजेड। जब से 370 आर्टिकल हटा है कश्मीर से, तो पाकिस्तान को लगा कि उसकी तो सारा का सारा उससे मुद्दा छिन गया। और वो पहले सोच रहा था कि मैं जाने कितना इंटरनेशनल हंगामा हो जाएगा और ये हो जाएगा, पूरा कश्मीर उबल जाएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, और 370 ऑलमोस्ट शांतिपूर्वक ढंग से लग गया, हट गया। तो उससे, उसके हाथों से, जिसकी दुकान चला रहा है वो, जिसके नाम से कश्मीर का राग अल्पा करके पूरी आर्मी राज कर रही है पाकिस्तान पे। क्यों, कैसे कर रही है? सिर्फ इसी मुद्दे पे कर रही है। तो उनको लगा ये मुद्दा हमारे हाथ से निकल रहा है। उसके बाद इलेक्शन हो गए 2024 में, और इलेक्शन इतने बढ़िया हुए कि आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतने ज्यादा टर्नआउट आया उसमें। तो वो इलेक्शन, उस पर वो ये भी नहीं आरोप लगा सकता कि फेयर नहीं थे, ये नहीं थे। तो इसलिए उनको लगा हमारी जमीन खिसक रही है, तो इसलिए ये आतंकवादी मॉड्यूल फुल प्लानिंग से पहलगाम हुआ है, और ये भी फुल प्लानिंग से चल रहा था। तो इसमें कोई शक नहीं है, ये 100% वेल प्लान्ड, वेल थॉट आउट है। और जो आपका दूसरा सवाल जो चतुर्वेदी जी से था कि ये लोकल है या बाहर का है, क्लियर कट इट इज गाइडेड बाय द आवर नेबर। ISI से पूरा प्लान है, गाइडेड है। आका वहीं पे है, हैंडलर वहीं है, प्लानर वहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे लिए चिंता की बात है, हमारे लिए सोच का विषय है कि कैसे हमारे अपने लोग जो इसी देश में पले बढ़े हैं और यहीं पे डॉक्टर जैसे अच्छे प्रोफेशन में, वो कैसे रेडिकलाइज हो गए। ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि इनको रेडिकलाइज होने से रोका जाए, क्योंकि करने वाले, कराने वाले वही हैं, किंतु इन्होंने हमारे लोगों को चुन लिया। वो चिंता की बड़ी बात है। ठीक है सर। निपुण जी, अभी ज्ञान प्रकाश जी ने भी काफी सारी बातें, काफी महत्वपूर्ण बातें इस पूरे विषय को लेकर उन्होंने कही कि इसको धर्म और धन से थोड़ा सा अलग करके देखा जाए। ये धन का पूरा मामला है, धर्म से इसलिए जोड़ा जा रहा है कि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाए इस चीज को लेकर कि ये धर्म के नाम पर बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और दूसरा सवाल सर ये भी आपसे मेरा होगा, फंडिंग को लेकर। अभी जिस तरह से यूनिवर्सिटी अल फलाह यूनिवर्सिटी जिसका जिक्र हो रहा है, फरीदाबाद की ये यूनिवर्सिटी है, और इस पूरे आतंकी हमले का जो एक तार है, जो एक मजबूत तार है, वो इसी यूनिवर्सिटी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, देखिए, मैंने ज्ञान प्रकाश जी भाई साहब को सुना, और मैं आलोक जी को सुन रहा था, सबको, शाह जी को सुन रहा हूँ। और देखिए, ज्ञान प्रकाश जी ने 100% मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है। देखिए, पाकिस्तान को रास ये नहीं आ रहा है। आपको याद होगा जब पिछले दिनों हमारे यहाँ पहलगाम हमला हुआ, उससे पहले अगर मुनीर का आपको भाषण याद हो तो मुनीर बात कर रहा था 1947 की। और आप देखिए, भारत सपना देख रहा है 2047 में विकसित भारत बनने का। वो लोग आज भी 1947 में बैठे हुए हैं, और हम 2047, 100 साल का गैप है भारत और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान इस बात को जानता है कि 100 साल का गैप अब पूरा नहीं हो पाएगा, हम बहुत पीछे बाहर से रह गए। 1960 तक आप देखें तो भारत और पाकिस्तान की GDP जो थी वो इक्वल थी, दोनों एक साथ ग्रो कर रहे थे। 60 के बाद पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी वो लगातार डिक्लाइन हुई और भारत लगातार बढ़ता गया। एक तो ये फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है कि भारत कहाँ निकल गया और हम कहाँ पर निकल गए। और बिल्कुल सही बात है कि देखिए, पाकिस्तान की कुव्वत तो पाकिस्तान बनने की भी नहीं थी। फैक्ट तो यही है कि पाकिस्तान बनाने में जिनको हम लोग ग्लोबल पावर्स कहते हैं, सुपर पावर्स कहते हैं, उनका ही बड़ा रोल था, बड़ा भूमिका थी। क्या जिन्ना बना पाते अकेले अगर ब्रिटिश और अमेरिका उस समय ना चाहे होते? तो बात तो वो बिल्कुल जेन्युइन बात है। और आज सही बात है कि बहुत सी ऐसी पावर्स हैं, चाहे इसमें आप डीप स्टेट का नाम पिछले दिनों जो आपका जार्ज सोरोस का नाम आया, बहुत सारे नाम हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है, वो नहीं चाहते कि भारत ग्रो करे। देखिए, एक बात क्या है, आज अमेरिका और चीन हमको दिख रहे हैं,
लेकिन चीन भी जो अब दिखता है, चीन आप याद करें 1950 का मैं दशक की बात करूं तो चीन की ग्रोथ हमसे ज्यादा नहीं थी। चीन की जो ग्रोथ थी वो 90s के बाद आप देखेंगे जो हमारे और उसके बीच में बड़ा गैप क्रिएट हुआ। 70s में यही अमेरिका था जिसने चीन की मदद की, चीन के साथ खड़ा हुआ। 71 के वॉर में अमेरिका, चीन और पाकिस्तान एक साथ खड़े हुए थे। तब भी हम लोग झुके नहीं थे, हम लोगों ने डट कर सामना किया और पाकिस्तान के टुकड़े किए थे। आज अमेरिका जिस प्रकार का टैरिफ, आप देखिए पाकिस्तान पर टैरिफ नहीं है अमेरिका के, बांग्लादेश पे टैरिफ नहीं है, किसी कंट्रीज पे टैरिफ नहीं, भारत से ही दुश्मनी लेने लगा पड़ा है। रीजन क्या है कि अमेरिका चाहता है कि भारत हमारा पिछलग्गू बने, लेकिन भारत ने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर चला और यही बात रास नहीं आती किसको, अमेरिका को। क्या अमेरिका की मदद के बगैर, देखिए अभी बड़ा अच्छा जिक्र हुआ था, आलोक जी ने कहा 370 की बात की। 370 को लेकर पाकिस्तान की सेना का कई बार आप स्टेटमेंट उठा के देखिए, उनका कहना यह था कि भारत ने अगर कश्मीर में स्टेटस में किसी भी तरह का चेंज किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन स्थिति क्या हुई, 317 रिवोल्व हुआ, मतलब खत्म हुआ, रिवोक हुआ, लेकिन उसके अलावा कुछ भी पाकिस्तान की आर्मी नहीं कर पाई। बिल्कुल निपुण जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक क्लोजिंग कमेंट मैं यहाँ पर ज्ञान प्रकाश जी से लेना चाहूंगी। सर, क्लोजिंग कमेंट इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या रहेगा, कार्रवाई को लेकर, या अब तक जितनी कार्रवाई जांच एजेंसियों की तरफ से की जा रही है? जबरदस्त कार्रवाई, कहीं कोई कोताही, कोई कमी नहीं। मैं इसलिए नहीं कि मैं पूर्व पुलिस अधिकारी हूं, इससे अच्छी कार्रवाई हो नहीं सकती। और जो थोड़े बहुत कमियां दिखाई पड़ रही होगी बाहर के नेताओं को, अन्य नेताओं को, वो पूरी कर दी जाएगी, क्योंकि उसमें बड़े एक्सपर्ट लोग। देखिए एक बात बता दें, जब शासन किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जो रक्षा और सुरक्षा सारी चीजों को अच्छी तरह समझता है, तो वो बिल्कुल से उस पॉइंट पे भी हाथ रखेगा जहां पर हम बाकी लोग नहीं रखते। फिर हमारे अधिकारी जो हैं, आप देखिए त्रिपुरा, असम, मेघालय, हर जगह इन लोगों ने बिल्कुल से, लेकिन प्लानिंग तो पहले से थी हमें पकड़ने की, इनको पकड़ने की। इस समय में बिल्कुल से इन लोगों ने बहुत ही अग्रेसिव तरीके से तलाशी और सारा कुछ चल रहा है। सारे लोग को खोजना है, चिन्हित करना है, पकड़ना है, सबूतों के साथ न्यायालय के सामने रखना है। ये सारे काम अभी बहुत बाकी है, लेकिन अभी ये बिल्कुल थकने का वक्त नहीं है। ये मुझे लगता है आने वाले 10 सालों तक ऐसा ही होगा, ऐसा होगा। तब भारत आर्थिक शक्ति बनेगी। किसी को घुसने नहीं देना है, अपने यहाँ किसी को घुसने नहीं देना। और पाकिस्तान में देखिए बार बार आक्रमण करके पाकिस्तान को हम हरा चुके हैं, कई बार हरा चुके हैं। इस बार उसको हमें अपने घर के लोगों को चिन्हित करना है, उन्हें बता देना है अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ कुछ भी बुरा होगा, किसी भी तरह का बुरा होगा, इसके लिए आप तैयार रहिए। मतलब मैं बहुत अंडरलाइन होकर बोल रहा हूँ इस चीज को, खुल के नहीं बोल सकता कि कुछ भी आपके साथ बुरा होगा, न्यायालय के अलावा भी कुछ भी बुरा हो सकता है। इसके लिए आप तैयार हैं, भटकने की आवश्यकता नहीं है। सारा कहीं भी, किसी भी स्कूल में, किसी भी जहां पर इस तरह के प्रवचन चल रहे हो, जहां भी स्कॉलर्स बैठते हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये हमारे लोग जाए। देखिए अशोक जी हैं, शाह साहब हैं, हमारे निपुण जी, इन लोगों को एक टीम सरकार को बताइए। देखिए हम लोग पैसा नहीं चाहिए, हम लोग क्या करेंगे पैसा लेकर के, एक टीम बनाए, अपने इलाके के स्कूल्स में भेजें, विद्यालयों में भेजें, यूनिवर्सिटी में भेजें, इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजें। वहां हम मोटिवेट करेंगे कि हम राष्ट्र की बात करें, अपने सुख की बात करें, अपनी सुविधा की बात करें, लेकिन और बाकी जो भी आप करेंगे तो मारे जाएंगे, आप जेल में मारे जाएं, बिल्कुल, या पुलिस की गोली से मारे जाएं, सेना की गोली से मारे जाएं, तय तो आपको करना ही है। मारे तो आप जाएंगे ही, दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। बिल्कुल कैसे मारे जाएंगे तय आपको करना है। बिल्कुल सर। मेजर साहब, मैं माफी चाहूंगा, मुझे एक जगह जाना है, प्लीज अगर अनुमति दे दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मेजर साहब, आपसे भी क्लोजिंग कमेंट के तौर पर एक सवाल भी मैं यहाँ पर लूंगी और इस पूरे मामले पर आपका क्लोजिंग कमेंट भी मैं जानना चाहूंगी कि ऐसी जो साजिशें हैं, अब उनसे एक चीज क्या ये साफ हो रही है कि ये जो आतंकी हैं, ये लो प्रोफाइल हाई इम्पैक्ट हमले की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं? जी देखिए, मैंने एक ओपन लेटर लिखा था जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट आउटफिट को, आतंकियों को। जब पहलगाम में हमले हुए थे तब 14 फरवरी 2019 में, और अभी जब पुलवामा में हमले हुए थे, और अभी पहलगाम में भी 22 अप्रैल को भी मैं एक नंबर वार्निंग पे आया था इसके लिए, क्योंकि मैंने बताया कि आप इस देश की युवा पीढ़ी को एजुकेट करिए, समझाइए अपनी सिक्योरिटी के बारे में।
और ये जो रेडिकलाइज किए जाते हैं ना, ये जो इनको दिखाते हैं कि क्या क्या तरह तरह के ख्वाब दिखाते हैं इनको कि हूर जन्नत, ये जहन्नम में जाएंगे, और कोई हूर तो बहुत दूर की बात है भैया। इनको ऐसा, मतलब मैं बता रहा हूँ, इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को, इतना गुस्सा आ रहा है, कैसे ये लोग, इनकी हिम्मत कैसे हुई। और यूनिवर्सिटी की आपने बात की ना, भाई यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर ने कहा कि हमारी कुछ नहीं है, ठीक है मान लिया, आई एग्री, आई एम विद दैट, ठीक है। मगर अगर आपके कंपाउंड में, आपकी जगह पे, आपके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में गाड़ी खड़ी रही आरडीएक्स के साथ और आपके प्रोक्योरिंग टीम को खबर नहीं हुई, आपकी सिक्योरिटी को खबर नहीं हुई, ये क्या दर्शाता है? ये केयरलेसनेस है कि नहीं है? तो बेसिकली अगर हम केयरलेस हो जाते हैं, हमको बहुत से जवाब इसको देने पड़ेंगे फिर। जी हाँ, क्लोजिंग कमेंट ये है कि मैं कहूंगा कि देखिए यहां पर बिल्कुल हमको ये जितने भी आतंक घटना हो रही हैं, कहीं पे भी, कैसे भी, आतंक क्यों, क्राइम भी, हमको एक साथ हिंदुस्तानियों को इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा और आवाज ही नहीं उठानी पड़ेगी। अगर शक होता है दोस्त, तो फटाफट बताओ, इतला करो, ठीक है, ये मैं कहूंगा, और ये टेक्नोलॉजी का जरूर इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। निपुण जी, एक क्लोजिंग कमेंट के साथ साथ सवाल आपसे यहाँ पर है, क्या इन टेररिस्ट के लिए इनकी डॉक्टर की डिग्री ही इनके लिए सुरक्षा कवच के तौर पर अब तक काम कर रही थी? बिल्कुल, देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं कि सॉफ्ट टेरर कह लीजिए, और इसको हम स्लीपर सेल्स की तरह देखते हैं, जो अमेरिका में 2001 में हमने देखा। वही वाला जो पूरा एक मॉड्यूल था, वो कहीं ना कहीं भारत में लाने का प्रयास किया। और जाहिर सी बात है, इतना एजुकेटेड जब व्यक्ति होगा तो उसको सस्पेक्ट करना भी पुलिस के लिए, किसी भी एजेंसी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर ये बड़ा चिंता का विषय है कि माना जाता था कि आतंकवाद जो है गरीबी में, मुफलसी में पैदा होता है, लेकिन जब इन डॉक्टर्स लोग, जो एक ह्यूमैनिटी वाला प्रोफेशन है, वहां पर भी अगर इस प्रकार के लोग एक्टिव हो जाते हैं, तो ये एक चिंता का विषय भी है। मुझे लगता है कि बहुत संजीदगी से बाहर के दुश्मन तो देखे जाएंगे, इंटरनल जो इस प्रकार की सोच पनप रही है, राजनाथ सिंह जी ने वर्षा भी था कि केवल आतंकवाद नहीं, आतंकवाद के सपोर्टर नहीं, बल्कि ऐसी सोच वाले जो लोग हैं, जिसको हम एक अर्बन नक्सल भी जानते थे, आपने नाम सुना होगा, उस तरह की सोच के लोगों को भी ढूंढ कर, और एक बार याद होगा हमारे सेना के कमांडर ने, प्रमुख ने कहा था कि 2.5 बॉर्डर के लिए भारत को तैयार रहना होगा। तो 2.5 बॉर्डर में आधा बॉर्डर भारत के अंदर, तो जयचंद जो हैं, यानी कि जो भारत के खिलाफ ही साजिशें करते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। उस प्रकार की यूनिवर्सिटी को तो बहुत संजीदगी से देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल। अशोक सर, अब यहाँ पर आपसे एक चीज, यहाँ पर क्लोजिंग कमेंट के साथ आपसे भी जवाब लूंगी। ये जो व्हाइट कॉलर टेरर हैं, ये जो स्लीपर सेल्स हैं, ये हमारी पुलिस व्यवस्था को किस तरह से चुनौती दे रहे हैं, या इन्हें ट्रेस आउट करना कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त पुलिस के लिए आप समझ रहे हैं? सर आपका माइक शायद म्यूट है। हाँ जी, स्लीपर सेल्स को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। वो साइलेंट पड़े रहते हैं, इसीलिए तो साइलेंट पड़े रहते हैं, जिससे वो जल्दी से पकड़ में ना आए। तो इसी तरह के व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स जो हैं, जैसा निपुण जी ने भी कहा, क्योंकि वो समाज में दूसरे रूप में रहते हैं, उन पर शक भी नहीं होता है, तो उनको, उनके ऊपर शक की सुई कम जाती है। किंतु जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो इनपुट्स हैं, जो डिजिटल इनपुट्स हैं, सोशल मीडिया से हैं, कहीं ना कहीं अगर हम सुपर अलर्ट रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये अनडिटेक्टेड चले जाएंगे। बात, जरूरत इस बात की है कि अभी हम सोच रहे थे कि कश्मीर के बाहर तो टेररिज्म है ही नहीं पिछले 10-11 साल से, तो वो आंखें खोलने वाली बात है कि जो पड़ोसी देश है वो नहीं, शांत नहीं बैठ रहा है, और ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हमें एकजुट होकर के और सतर्क होकर, सुपर अलर्ट होकर के, हमेशा, जैसे 6 दिसंबर आया, उस सुपर अलर्ट के मोड में रहना है। हर किसी को शक की दृष्टि से देखना है। मेजर शाह ने भी कहा, पब्लिक को भी हमें साथ देना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, पब्लिक को भी काफी ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। लग रहा है उन्हें, जी कुछ भी लग रहा है, जहाँ शक है, गाड़ी क्यों खड़ी है, अवेयर होने की जरूरत है। बिल्कुल सर। नरेंद्र, यहाँ पर एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, चूंकि 6 दिसंबर की जो तारीख है वो आने वाली है, अब उसके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं अभी से की जा रही हैं, या उस दिन कुछ खास ऐसा नजर आएगा सुरक्षा की दृष्टि से?
देखिए, उत्तर प्रदेश में तो अलर्ट जारी कर दिया गया है। एटीएस और तमाम जांच एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां लगातार पब्लिक प्लेस पर नजर बनाए हुए हैं, चाहे वो रोडवेज हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या मंदिर हो। पब्लिक प्लेस पर लगातार निगाह रखी जा रही है। साथ ही जो स्लीपिंग मॉड्यूल की बात की जा रही है, जो नेटवर्क हैं, वो केंद्रीय जांच एजेंसियों से मिलकर लगातार संपर्क में है उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसियां, और यहाँ पर सख्त एक्शन के लिए योगी आदित्यनाथ ने छूट दे रखी है। इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसे नेटवर्क के खिलाफ गिरफ्तारियां होती रही हैं, कार्रवाई होती रही हैं, जबकि टारगेट ज्यादा उत्तर प्रदेश को बनाया जाता है। लेकिन देखिए, ये दिल्ली में घटना हुई, जबकि पहले जो इनपुट आया था उत्तर प्रदेश के मंदिरों के बारे में जिक्र किया गया था, लेकिन यहाँ की लोकल जांच एजेंसियां भी अलर्ट रही। इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घटना नहीं होने पाई, और यहाँ पर सख्त आदेश है, सख्त निर्देश है कि जो पकड़ा जाएगा उसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर किसी के घर का, किसी का रिश्तेदार और कोई शेल्टर देने वाला है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर आतंकियों में दहशत है, अपराधियों में खौफ है, उसका भी नतीजा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल जांच एजेंसियां उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नरेंद्र, जांच एजेंसियां लगातार एक्टिव हैं और एक्टिव मोड में कार्रवाई भी यहां पर लगातार हो रही है। देखिए, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में और इस खास विषय पर जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, 6 दिसंबर की तारीख के लिए ये पूरी तैयारी की जा रही थी, ये पूरी प्लानिंग हो रही थी, जिसे हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने ध्वस्त कर दिया है। लेकिन अभी भी ये कहें कि खतरा टला नहीं है, अभी भी ऐसे बहुत सारे स्लीपर सेल्स होंगे जो आम लोगों के बीच में होंगे। तो यहां पर जनता को अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि उनके बीच में जो लोग हैं, क्या वो वाकई सही हैं या फिर उनके अंदर भी कोई इस तरह से स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहा है। क्योंकि अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो हाई अलर्ट उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त जारी है, और यह भी कहा जा रहा है कि जो भी इन स्लीपर सेल्स की मदद करता हुआ पाया जाएगा, इन्हें शेल्टर देने की कोशिश करेगा या किसी भी तरह से इनकी मदद करेगा, तो उसके खिलाफ भी यहां पर कार्रवाई करने से पहले सोचा नहीं जाएगा। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।